इच्छुक उम्मीदवार जो पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं परभनी लोकसभा से, हम बात करने जा रहे हैं परभनी के 2024 के लोकसभा उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी से आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आलमगीर साहब से आज खास गुफ्तगू की वजह यह है कि जो इस वक्त परभनी लोकसभा में आने वाले जो एरिया हद है, उस हद के अंदर जो मामले चल रहे हैं, जैसे महानगर पालिका हो, नगर परिषद हो, जहां कहीं भी जो मामले हो, या फिर यहाँ परभनी का जो इस वक्त बदतर हाल है, रास्ते खराब, नाली खराब, रोडों पे पानी, रास्ते का पानी जो है तो पाइपलाइन में जाना, पाइपलाइन का पानी रास्ते पे आना, ऐसे कई परभनी के मसले हो चुके हैं। तो इसमें ध्यान होना चाहिए किसका? सबसे पहली बात है, सवाल हम आलमगीर साहब से पूछने जा रहे हैं जो 2024 लोकसभा वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। हम इनसे ये पूछने जा रहे हैं कि परभनी का जो इस वक्त जो बदतर हाल है, उस बदतर हाल के बारे में आलमगीर साहब का क्या कहना है? शासन अपलादारी के नाम पर पब्लिक को यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए और बड़े बड़े दावे किए और यहाँ से चले गए। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परभनी के विकास के लिए 35 साल से लोकसभा में शिवसेना का खासदार, 35 साल से शिवसेना यहाँ पर है, आमदार शिवसेना का है। महानगर पालिका की जब बात आती है तो महानगर पालिका कांग्रेस के हाथ में रहती है और 35 साल से परभनी का विकास नहीं होना, परभनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, परभनी की जनता के साथ नाइंसाफी करने का काम ये सत्ता में बैठे चाहे एक विचार के लोग या सेक्युलरिज्म के नाम पर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी कहते हैं, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करते हैं, उस तरह के सत्ताधारी लोग जो सत्ता की लालच के लिए परभनी के विकास को आज रोकने के का काम जो हुआ है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ के नेताओं का कारण रहा। जब परभनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जिले का सही होगा, अगर किसी सत्ता में बैठे जो लीडर नेता हम मानते हैं उसका विजन अगर अच्छा रहेगा, तभी जाकर परभनी का विकास हो पाएगा। विजन क्या चाहिए आपको? दूर दिशा कैसी चाहिए? नेता को क्या जनता के प्रति काम करना चाहिए? वो काम अगर ठीक से किया जाता तो परभनी में इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा होता। इकोनॉमी ग्रो होना जिले का बहुत जरूरी है। इकोनॉमी मतलब आर्थिक स्थिति। यहाँ पर आर्थिक स्थिति किस तरह से ग्रो होगी, जिले में पैसा कैसे आएगा? जब जिले के अंदर निवेश किया जाएगा, जब जिले में कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी, उस इंडस्ट्री सेटअप होने से यहाँ पर रोजगार पैदा होगा। तो इंडस्ट्री को यहाँ लेकर आने के लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री को यहाँ पर इंडस्ट्री देखती है कि हमको सुविधा क्या मिल रही है, सड़कें कैसी है, हमारा पहुंच सकता है। तो ये सारे चीजों को लेकर आज हमारे जिले का खराबा करने के जिम्मेदार यही लोग सत्ता में जो 35 साल 30 साल से बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा जनता को कि अभी तक आप लोगों ने ये लोग को सत्ता में बिठाया जो ABCD नहीं जानते। तो हम आपके माध्यम से ये आज जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आपको ये सत्ता का परिवर्तन लाना जरूरी होगा। अगर आप चाहते हैं हमारा जिला खूबसूरत जिला बने, परभनी महानगर पालिका शहर एक अच्छा खूबसूरत साफ सुथरा शहर बने, जहां पर नाले ड्रेनेज सिस्टम को बराबर ठीक किया जाए, क्योंकि बस्तियों में आपके हमारे सब हम देखते हैं कि खुले नाले बह रहे हैं, जो सबसे बड़ा कारण बीमारियों का यही होता है। दूसरी चीज, चिकित्सा में काम करना जरूरी है। चिकित्सा में आप देखते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मिल रही है कि वहां पर अगर कोई पेशेंट गरीब
अपना इलाज कराने के लिए जाता है तो वहां पर कोई मशीनरी की सुविधा नहीं है जहां पर स्कैनिंग की जाए, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर करते हैं। अगर कोई दवा वहां पर लेना चाहता है, यहां पर भी इसमें घोटाला हमें नजर आता है। बाहर से दवा मंगाने के लिए पेशेंट्स को भेजा जाता है। ये बहुत सारे चिकित्सा के मुद्दे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हमारे आज सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में आप जाकर देखिए सरकारी स्कूलों का हाल कितना खराब करके रखा है। एक क्लास में 5 से 6 बच्चे आज नजर आ रहे हैं जो सरकारी स्कूलों का हाल ये लोग करके रखे हैं। कितने टीचर्स वहां पर पढ़ाते हैं, कितने बच्चे, कितने एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं आज। ये आपको देखना और समझना जरूरी होगा, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा, ये हमारे आने वाले पीढ़ी को मजबूत करता है। जहां पर एजुकेशन को कमजोर किया गया वहां पर हमारे बच्चे कमजोर हुए। तो मैं जनता से कहना यही चाहता हूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी और आदरणीय बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी जिस तरह से हम लोग आज जमीन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि परभनी से बाला साहब अंबेडकर ने 2019 में मुझे उम्मीदवारी दी। आपका और परभनी के वासियों का मेरा परिचय हुआ। लोग मुझे 2019 के बाद जाने, और जाने भी किस तरह जाने, ताकि आप ये समझ ले कि वंचित बहुजन अघाड़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। वो उसका परिणाम आप लोग के सामने रहा। 1.5 लाख वोट जो वंचित बहुजन अघाड़ी को यहां से मिले, 1.5 लाख वोट की एक ताकत आज आपके पास है, और ये ताकत को हमको मजबूत करेंगे। मजबूत करना जरूरी होगा, और ये परिवर्तन आप लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि परभनी का नक्शा अगर मैंने बदल के नहीं दिखाया, परभनी को खूबसूरत करके नहीं दिखाया, परभनी में निवेश और उद्योग का बढ़ावा करके नहीं लेकर आया, तो आप हमसे सवाल जरूर करिए, लेकिन मौका देना जरूरी है आपको। जब तक आप मौका नहीं देंगे हम आपको काम करके दिखा नहीं सकेंगे। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि भाइयों और सारे मेरे परभनी के वासियों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जो आज हमारी कल की पीढ़ी को मजबूत करना है, उसके लिए वंचित बहुजन अघाड़ी को मजबूत करना आपको जरूरी है। और एक बार मौका दीजिए हमें, और हम आपको काम करके ये दिखा कर रहेंगे, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करेंगे। है कि परभनी में शासन अपलेदारी बोलकर जो कार्यक्रम को यहाँ पे मुनाफिद किया गया था बाज़ाब्ता, पर महाराष्ट्र के उस वक्त सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, पूरे मिनिस्टर आए थे। लेकिन परभनी की जो अंदर की जो हालात है, सबसे बदतर रास्ते, जो इस वक्त सबसे बुरा हाल परभनी शहर का है, ये मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएमओ तक ये बात नहीं पहुंचने के लिए कई हद तक, जैसे कि बीएडसी हो या फिर महानगर पालिका की जिम्मेदारी, उन्होंने कई हद तक उस पर पर्दा डालने की कोशिश की और इसको दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर शहर की अगर बात बताई जाए तो ये उन लोगों के सामने अगर बात रखने की अगर होती शहर की, तो किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, शहर का एक अपना प्रतिनिधि होता है, चाहे वो सांसद, लोकसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि हो, आपका चुना हुआ आमदार हो, ये एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, या आपका नगर सेवक हो जो अपने एक वार्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, यानी कि नेतृत्व करना बहुत जरूरी होता है, और आपका प्रतिनिधि आपका नेतृत्व करता है आपके बारे में, वार्ड के बारे में। आपका मतलब है कि मुख्यमंत्री के सामने बात को रखना चाहिए था? मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री के सामने बात को रखना या नहीं रखने का सवाल नहीं है। यहाँ पर एक सिस्टम, एक मशीनरी काम करती है। प्रशासन, जिस तरह बोल रहे हैं कि शासन आप अपलादारी, अब मुझे बताइए कि राशन कार्ड आज की तारीख में परभनी में नए इशू क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं कि शासन आपके दरवाजे पर है, द्वार पर है। आप ये सवाल क्यों नहीं करता हमारा प्रतिनिधि, चाहे आमदार हो या खासदार हो, कि यहाँ पर नए राशन कार्ड इशू क्यों नहीं हो रहे हैं? यहाँ पर लेबर कार्ड्स आज नए बनाने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना हमारे मजदूर को, गोर गरीब मजदूरों को करना पड़ रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे प्रतिनिधि को चाहिए था कि ये बात सरकार के सामने रखे, सरकार को जगाने की कोशिश करे। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि आज मौजूद नहीं थे जब सरकार यहाँ पर आई, और वो लोग का काम था खासदार और आमदार का। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग को यहाँ पर, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हो आप लेकिन मौजूद नहीं रहे। सरकार से आप सवाल करना चाहिए था,
पत्रकार परिषद बुलाना चाहिए था आपको, और यहाँ के मुद्दों पर जनता के लिए आपको बात करना था, लेकिन आप लोग उठकर हिंगोली चले गए। आप लोग यहाँ नहीं रहे। ये आज का महाराष्ट्र का राजकारण, जिस तरह से घटिया राजकारण कर रहे हैं ये लोग, इनको जनता की कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है। जनता, ये जरूरी था कि यहाँ का आपका प्रतिनिधि सरकार को आपके दुख और दर्द को बताना चाहिए था, जो कि ये नहीं किया गया। लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंडिया आघाड़ी की जो सभी विपक्षी दल एक जगह आकर एकजुट हो चुके हैं। तो बोलना ये है, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर को वहां पर इन विपक्षी दलों की बैठक में बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? और आपको यहाँ पे 2024 में खुद वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जिम्मेदारी, अगर जो विपक्षी दल एक जगह आए, क्या वो विपक्षी दलों का अगर बुलावा बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर बुलावा होता है, तो फिर क्या वंचित आघाड़ी का यहाँ पे कैंडिडेट रहेगा या नहीं रहेगा? देखता हूँ कि ये 2019 में भी बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर जी कांग्रेस को बार बार ये बात कहे कि हम साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। 2019 में कांग्रेस ने बहुत ही गलत तरीके से अहंकार में भरी कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर बाबा साहब अम्बेडकर को साथ नहीं लेकर के बहुत बड़ी गलती की, जिसका परिणाम आप देखते हैं कि नांदेड़ से वरिष्ठ बड़े बड़े दिग्गज सीट हार गए, चाहे वो अशोकराव चौहान हो या फिर सुशील कुमार शिंदे हो। आज 2024 में इंडिया अलायंस के नाम पर 25-26 पार्टियों का एक गठन हुआ। ये गठन होने से पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, हम तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप उनके ट्वीट देखिए, उनके स्टेटमेंट्स देखिए, बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के, कि हम आज भी जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे तरफ से हम तैयार हैं। लेकिन बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है, ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। आज उनको जरूरी था, जो मुंबई में बैठक हुई, बाबा साहब अम्बेडकर को निवेदन देना चाहिए था। और हम बार बार तैयार हैं, हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर आज बीजेपी को हराना जरूरी होगा। लेकिन ये लोग, आप लोग के सामने ये बात आती है कि ना निवेदन दिया जाता, ना हमें बुलाया जाता है। लेकिन फिर भी हम मुकाबला करेंगे, और जो पार्टी और बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर जी निर्णय लेंगे पार्टी का, उस पर पार्टी काम करेगी। और ये मुकाबला हम लोग बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत हम लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर जो महाराष्ट्र में इस वक्त माहौल बना हुआ है, जालना में जो अंतरवेली, जो वहाँ पर जो इस वक्त जो मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, जिस पर पुलिस की लाठीचार्ज होने के बाद पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर ये मामला गरमाया था। दीगर सभी पार्टियों के वहाँ पे लीडर आए और उन उपोषणकर्ताओं से मुलाकात की, और उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट महाराष्ट्र के भी मिनिस्टर लीडर वहां पर पहुंचे। अब सवाल ये होता है कि आंदोलन फिर सब यहाँ पहुंच गए, तो फिर ये आंदोलन को जिस मांग के लिए बैठे हैं, यानी आरक्षण, फिर वो आरक्षण को देरी क्यों? हमारे साथ खान साहब है, खान साहब से पूछेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, तो इसको आप कैसा देखेंगे आरक्षण के मुद्दे को? ये देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी ये बहुत घोर निंदा करते हैं जो वाकया प्रकरण जालने में पेश आया। प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बहुत सारे नागरिक जख्मी हुए। और ये मांगनी मराठा आरक्षण को लेकर ये कोई नई मांगनी नहीं है, काफी साल से ये मुद्दे पर मराठा आरक्षण को लेकर मांगनी की जा रही थी मराठा समाज के द्वारा। लेकिन प्रशासन में जो बैठे, सत्ता में रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी के साथ मिलकर के सरकार बनाए हुए, 15 साल उन्होंने वो सत्ता में रहे, उस टाइम पर भी मराठों के साथ नाइंसाफी की। क्योंकि मराठा समाज आज महाराष्ट्र में एक
बहुत ही ज़्यादा तादाद रखता है और ख़ास तौर पर उसमें गोर गरीब मराठा के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम ये सरकार में रहे, सत्ता में रहे, चाहे बीजेपी हो आज के दौर में या पिछले दौर में कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में रही या महाविकास आघाड़ी रही, उस टाइम पर भी ये इस पर विचार नहीं किया। लेकिन इनको आज चाहिए कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो संस्थाएं आज आंदोलन कर रही है उनको सरकार बुलाए और उनसे बातचीत करे और उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करे। लेकिन हम और श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर ने ये वादा किया है अगर महाराष्ट्र की जनता वंचित बहुजन अघाड़ी को सत्ता देती है तो सबसे पहला काम किया जाएगा तो मराठाओं को आरक्षण देने का काम वंचित बहुजन अघाड़ी करेगी। और हमारा पूरा पाठिंबा, पूरा सपोर्ट, पूरा सहानुभूति मराठा समाज के लिए, मराठा आरक्षण को दिलाने के लिए हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लोकसभा के 2024 के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार आलमगीर खान साहब, जिन्होंने सिरे से पूरी बातों को तफसीली मालूमात हमें दिए, जैसे मराठा आरक्षण के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है वो हुआ परभनी के विकास के ताल्लुक से, और शासन अपनेदारी के अंदर जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री परभनी पहुंचे थे तब यहाँ पे उनके सामने परभनी के डेवलपमेंट की बात किन लोगों को रखना चाहिए थे, ये भी सिरे से आलमगीर खान साहब ने बताया और बहुत सी खास बातें बताई। और आने वाले 2024 के इच्छुक उम्मीदवार है आलमगीर खान साहब, जो पिछले लोकसभा में अच्छे मत हासिल करने के बाद उन्हें इस बात का एक अंदेशा हो गया था लोगों की तरफ से भी, आम लोग जनता की तरफ से, लोकसभा की परभनी लोकसभा की जनता की तरफ से भी उन्हें ये संधि दी गई है कि आप इस बार अगर हट भी गए तो आप 2024 में यहाँ पे लोकसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। ऐसा नागरिकों ने उस वक्त ने दिलासा दिया था, आश्वासन दिया था, और उसी बात पर आलमगीर खान साहब डटे हुए और आने वाले 2024 में आलमगीर खान साहब पूरे मजबूती के साथ परभनी लोकसभा लड़ने जा रहे हैं।